हेलो जी, वेलकम टू द चीट कोड सीरीज। पीआईएल की हम लोग चीट कोड सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग जनरल असेंबली तक सब कुछ कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई भी जरूरत होगी आप मुझसे ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप भी है। ठीक है, और यहाँ कोर्स के ग्रुप, कमेंट सेक्शन, किसी में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये चीजें डिटेल में समझनी है, देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चीजें जाननी है तो आप कोर्स ले सकते हो, मुझसे आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, ओके। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखो सबसे पहले जरूरी क्या है तुम्हारे लिए। इसमें जरूरी है कि ये फॉर्मेशन कब हुआ, 1945। न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर है। मेंबर सबसे ज्यादा जरूरी है, कितने मेंबर्स हैं, बहुत बार पूछा जाता है। 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, अब इसका देखो काम क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल सिंपल काम है इसका कि सिक्योरिटी मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना। उसके लिए ये आर्म्स भी उठा सकती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकती है जो कि मानने पड़ेंगे बाकी कंट्रीज को। ठीक है, ये सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। इसमें 15 मेंबर्स हैं। ठीक, 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक, अब ये परमानेंट मेंबर को क्यों परमानेंट क्यों बनाया गया है, परमानेंट के पास पावर क्या क्या होती है, ये भी हम लोग देखेंगे। अब ये परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर कहां लिखे हैं, आर्टिकल नंबर 23, ये आपको याद रखना है। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स जो है वो कौन कौन से हैं, 50 बार आपसे पूछा जाता है। फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके और यूएस। ठीक, ये कुछ है जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक, अब चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। आपने देखा होगा रशियन, फ्रेंच और चाइनीज, ये दोनों भाषाएं भी थी यूएन की, उसमें ये तीनों भाषाएं थी। और यूके और यूएस है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, मुझे लगता है इजिली याद हो जाएगा। और नहीं याद हो जाएगा मुझे आप बताइएगा, मैं आपको कोई इसके लिए ट्रिक बताऊंगा। पर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस याद करना मुझे नहीं लगता उतना मुश्किल है। अब आ जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स में। तो इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, ये यूएन जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक, यही आपसे टर्म पूछा जाता है। अब बताओ परमानेंट मेंबर्स का क्या टर्म होता है। तो क्या फालतू की बात है कि परमानेंट मेंबर्स का भी टर्म होगा, वो परमानेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंसी टर्म, प्रेसिडेंसी टर्म चेंजेस एवरी मंथ अल्फाबेटिकली। ये आप पॉइंट छोड़ दो, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 7 में हमें दिया गया ऑर्गन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला इनका सुपरवाइजरी फंक्शन क्या है, ये सस्पेंड कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द यूएन चार्टर। मेंबर्स कौन है, मेंबर्स आर्टिकल 5 में क्या है, जो भी मेंबर आए हैं यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन किया है जब भी मेंबर्स ने। अब उन मेंबर्स को आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, उनके राइट और प्रिविलेजेस। देखो ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकता है सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इसको इसका काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना। इसको कहते हैं पुलिस मैन जैसा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएनएससी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये पुलिस जैसा काम करता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकता है, कुछ उनके राइट्स ले सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है या वापस उनको दे सकता है। ठीक, तो ये सारा काम ये करेगा सुपरवाइजरी फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेज रोल टू इलेक्ट आईसीजे जज। कल हम लोग बात ये कर चुके हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक रोल प्ले करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करने में। ठीक है, आर्टिकल 4 और 8 स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे में हम लोग देखेंगे। अभी आईसीजे के कुछ आर्टिकल्स को अलग से करेंगे। और सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। सेक्रेटरी जनरल जो है वो जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक, अच्छा, अपॉन द हाँ, upon the recommendation of the UN Security Council under Article 1997 of the UN Charter। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कल हम लोगों ने बात करी थी ना, रिकमेंडेशन के बाद ज्वाइन होगा। तो रिकमेंडेशन कौन देता है, 97 यूएन चार्टर में रिकमेंडेशन यूएन देता है, सिक्योरिटी काउंसिल देता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो है इसके पास एक पावर आती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो पावर। ठीक है, डबल वीटो पावर। अभी इसका में हम लोग आर्टिकल भी देखेंगे और इसको समझेंगे भी कि आखिर डबल वीटो पावर क्या है, वीटो क्या है। वीटो का मतलब होता है आई फॉरबिड। अब
परमानेंट मेंबर्स के पास पावर की जब बात करते हैं तो उनके पास पावर ये होती है कि वो डिसीजन बनते वक्त मना कर सकते हैं। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग, तो अब टोटल तो 15 लोग हैं ना, लेकिन अब ये अगर 14 के 14 बोल देते हैं कुछ, ठीक है, कोई एक बात बोल देते हैं कि ठीक है हम अलाउ करते हैं, ये हो जाए, ठीक है, ये रूल आ जाए, हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अगर इन 5 मेंबर्स में से जो परमानेंट 5 है उनमें से कोई एक भी बोल देता है आई फॉरबिड, यानी कि मतलब वो निगेटिव वोट दे देता है उस चीज के लिए, तो वो चीज वहीं पर रुक जाएगी, वो काम नहीं होगा। समझ रहे हैं, परमानेंट मेंबर्स को यही पावर दे दी गई है, और यही वीटो पावर ही हम लोगों ने एक रीजन भी लिखा था वहां पे जब हम लोग देख रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है। अब ये वीक लॉ है क्योंकि भाई 5 कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री अगर मना कर देगी तो आप मेजोरिटी देखोगे ही नहीं, समझ रहे हो, तो इसका मतलब कि वो वीक लॉ इस वजह से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया डबल वीटो पावर क्या, अभी अभी मैं आता हूं उस पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ईच नंबर ऑफ यूएनएससी हैव वन वोट, ये आपको पता रखना है कि हर मेंबर के पास एक वोट होगा, हम लोगों ने जनरल असेंबली में भी यही चीज देखी थी। रिजोल्यूशंस पास्ड इन यूएन सिक्योरिटी विल बी लीगली बाइंडिंग, सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा और लीगली बाइंडिंग होगा सारे मेंबर्स पे, ये आर्टिकल 25 कहता है, इसे आपको याद करना है, 25 इज इंपॉर्टेंट। नाउ 27 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 27 क्या बोल रहा है कि वोटिंग प्रोसीजर जो है वो 27 में आएगा, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, ठीक है। 27 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर वीटो पावर का भी वो है, ठीक है, डबल वीटो पावर। 27 क्लॉज 2 में एक वीटो पावर है, फिर दूसरी वीटो पावर हमें 27 क्लॉज 3 में मिलती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अंडर चैप्टर 6 एंड 7 ऑफ द यूएन चार्टर, यूएन चार्टर की प्राइमरी जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की, वो सिक्योरिटी काउंसिल की है, ठीक। पास रेजोल्यूशन इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको आप छोड़ दीजिए। चैप्टर 5 आर्टिकल्स 23 क्लॉज 30। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, सबसे मेन बात तो हम लोगों ने भी करी नहीं, कि चैप्टर नंबर 5 है, अब देखो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल के आप एस से यहां पे 5 कर सकते हो, ठीक, याद कर सकते हो कि 5th चैप्टर है ये। अब 2+3 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 3+2 क्या होता है, 5 होता है, और इसके चैप्टर की रेंज यही है, 2+3 से लेके 3+2, ठीक है, 23 से लेके 32 इसकी रेंज है। तो मुझे लगता है चीज याद करने के लिए आसान रहेगी आपके। सो ये हो गया 23 to 32 of the UN Charter contains provision of UN Security Council. UN Security Council can impose sanctions for peacekeeping and also use arm. मतलब वो सैंक्शन भी तुम पे, मतलब अपना फोर्स भी वो कर सकता है, तुम्हें पनिशमेंट दे सकता है मेंबर्स को, और साथ में आर्म्स का यूज भी कर सकता है अगर सिचुएशन को कंट्रोल में उसको लाना है। 9 out of 15 अफर्मेटिव वोट्स रिक्वायर्ड फॉर द, अब हम लोग पूरे मैटर पे आएंगे जो कि डबल वीटो पावर। मैं यहां आपको समझाता हूं डबल वीटो पावर होता क्या है। देखो डबल वीटो पावर, राइट, सो डबल वीटो पावर क्या है। अब 27 का क्लॉज 2 हमें बोलता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन आया, अब वो क्वेश्चन 2 भागों में पहले तो डिवाइड होगा, ठीक है। क्या क्या वो भाग है सवालों के, तो सवाल हो सकता है या तो आपका सवाल हो सब्सटेंशियल या फिर हो प्रोसीजरल, ठीक है। तो पहले आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है, डिटरमाइन करोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब क्या, कि मीटिंग आज नहीं कल होगी, या फिर इसके लिए 3 मीटिंग लगेगी तब इस चीज का डिसीजन आएगा, या कोई भी ऐसा प्रोसीजरल मैटर जिसमें प्रोसीजर बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले डिटरमाइन किया जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम आई है प्रोसीजरल है कि सब्सटैंटिव, ये सब लोग मिलकर करेंगे। उस टाइम भी अगर 5 मेंबर्स में से एक मना कर देता है कि नहीं ये सब्सटैंटिव नहीं है, ये तो प्रोसीजरल है, या फिर कुछ भी कह देता है, मतलब समझ रहे हो, मेजोरिटी से अलग कुछ भी कह देता है, तो उस वो वीटो पावर उसने एक्सरसाइज कर ली अपनी, ठीक है। एक बार वो वीटो पावर यहां एक्सरसाइज कर लेगा, ठीक। दो है प्रोसीजरल और दूसरा सब्सटैंटिव। अब सब्सटैंटिव क्या है, सब्सटैंटिव मतलब कुछ भी रूल बना देना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्रोसीजरल लॉज और सब्सटैंटिव लॉज, आईपीसी सब्सटैंटिव लॉज है, वो प्रिंसिपल्स दे रहा है, रूल्स दे रहा है। प्रोसीजरल लॉ हमारा सीआरपीसी है, सीपीसी है, तो वो हमें प्रोसीजर बता रहा है कैसे काम करना है। तो प्रोसीजरल मैटर में वीटो पावर नहीं लगेगा, याद रखना, मतलब डिटरमाइन करने में तो लग रहा है। अब एक बार डिटरमाइन कर लिया
तो फिर क्लॉज 3 बताता है कि सब्सटैंटिव जब क्वेश्चन को डिसाइड कर रहे होंगे, समझ में आ गया कि प्रिंसिपल और रूल से रिलेटेड, इसको जब हम डिसाइड कर रहे होंगे तब हमारा दूसरा वीटो पावर लगेगा। दो वीटो पावर हमारे पास होते हैं, एक डिटरमाइन करने में, दूसरा उस टाइप पे जब सब्सटैंटिव क्वेश्चन। प्रोसीजरल क्वेश्चन है तो कोई वीटो पावर नहीं है। अब देख लो यहाँ क्या लिखा है, इसको इसको बहुत ध्यान से सुनना कि 9 आउट ऑफ 15 अफर्मेटिव वोट्स, ये आपको चीज याद करनी है, ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल याद करना है। अरे यार, हाँ, 9 आउट ऑफ 15 एफर्मेटिव वोट्स किसी भी टॉपिक पे, 15 में से 9 अगर वोट्स मिल जाते हैं, रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन टू पास ऑन प्रोसीजरल मैटर्स, ठीक है, यानी कि प्रोसीजरल मैटर्स में हमारे पास 9 आउट ऑफ, प्रोसीजरल मैटर में हमारे पास 9 आउट ऑफ 15 वोट्स होने चाहिए। लेकिन उन 9 आउट ऑफ 15 वोट्स में से 5 वोट्स परमानेंट मेंबर्स के जरूरी हैं अगर मैटर सब्सटैंशियल है, ठीक है, सब्सटैंशियल में क्योंकि वीटो पावर हो जाता है, तो फिर यानी कि सब एग्री करने चाहिए, सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो एग्री करने चाहिए अगर मैटर सब्सटैंशियल है। प्रोसीजरल में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 9 होने चाहिए। तो आपको याद क्या करना है कि मेजोरिटी में कितनों की चाहिए, तो 9 की चाहिए, 9, 15 में से 9, ठीक। अब प्रोसीजरल में फर्क नहीं पड़ता परमानेंट उसमें है कि नहीं, लेकिन हमारे इसमें सब्सटैंशियल मैटर में ये फर्क पड़ता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स भी अग्री कर रहे हैं कि नहीं, 5 लोग करने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो चीजें, मतलब मेन चीज सिक्योरिटी काउंसिल की। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस अगर देखें तो एक चीज याद रखो कि ये जो 15 मेंबर्स है ना, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छा हो सकता है आपको दिखा भी ना हो। तो जो 15 मेंबर्स है इनमें से 11, पहले 11 मेंबर्स थे, ठीक है, 11 था पहले, अब वो 11 से 15 हो गया है, ठीक है। ये 11 से 15 कब किया गया, तो 1965 के अमेंडमेंट से इसको 11 से 15 कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, अमेंडमेंट 1965 का अमेंडमेंट, ये एक पॉइंट आप अच्छे से याद रख लो। ठीक है, और कोई ऐसा जरूरी पॉइंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। बस एक और चीज है कि जो भी नॉन मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर री इलेक्ट नहीं हो सकते, यानी कि एक बार उनका टेन्योर 2 साल का होगा फिर उसके बाद वो री इलेक्शन नहीं होता उनका, बस यही चीज है। उसके बाद हम लोग अब इकोसॉक करेंगे इसके बाद, ठीक है।